बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x रेशो y एंड इक्वल है z रेशो w के, देन प्रूव दैट। ये आपका फर्स्ट पार्ट है कि 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y बराबर होना चाहिए 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w। तो देखें, हमें एक ये कंडीशन मिली हुई है कि आपके पास ये वाला प्रोपोर्शन है। इस प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। जस्ट ये हमारे पास चार प्रोपोर्शनल है, मतलब ये पूरा एक प्रोपोर्शन है। इसकी मदद से हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों साइड्स हमारी बराबर आनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स रेशो वाई है। हमें क्या मिला हुआ है, एक्स रेशो वाई इक्वल है हमारे पास ये z रेशो w के। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। आपको पता है जब भी रेशो का साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, x अपॉन वाई हो गया और यहाँ पर चलते हैं तो जी z रेशो की जगह अपॉन लगा देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे w। ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन की मदद से हमें ये दोनों साइड्स को बताना है कि ये बन सकती हैं, मतलब इनकी मदद से हमें ये बनाना है और ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थ्योरम्स को पढ़ना पड़ेगा। 18.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरम्स आने चाहिए। जब तक थ्योरम्स नहीं आएंगे तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि सारे डिपेंड है थ्योरम्स पर। तो ये देखें, आज हम थ्योरम्स को समझेंगे, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। ये जो है प्रोपोर्शंस पर थ्योरम है। कौन कौन से थ्योरम है, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब ये चार थ्योरम अगर हमने समझ लिए तो हम 18.4 को इजीली कर सकते हैं। और ये भी नाम के एतबार से ये हमें लग रहा है कि ये पता नहीं क्या चीज़ें, लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए हमारे पास, हम अब पहला करते हैं थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। फर्स्ट हमारे पास है कि इफ़ a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, देन ये वाली कंडीशन लेकर आनी है। अगर हमें ये वैल्यू मिली हुई है तो हमने बताना है कि ये इसके बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले हम चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में। ये जैसे कि आ गया a अपॉन b इक्वल, ये आ जाएगा c अपॉन d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ये होता है कि आपकी न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में चली जाए। मतलब इनको उल्टा करना होता है। जैसे ये a अपॉन बी है, ये हो जाएगा b अपॉन a। ठीक है, ये c अपॉन d है तो ये हो जाएगा d अपॉन c। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। और हमने इक्वल के दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये क्या होगा, अब इसको वापस हम चेंज कर सकते हैं रेशो में। b अपॉन a है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये है b रेशो a इक्वल, ये d अपॉन c है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये है d रेशो c। ठीक है, अब देखें हमें ये वाली कंडीशन लेकर आनी थी इसकी मदद से। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखें ये हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, b रेशो a इक्वल है d रेशो c के। इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। जस्ट हमने क्या किया, हमने पहले प्रोपोर्शन को चेंज किया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेकर वापस हमने इसको रेशो में लिख दिया तो ये कंडीशन इसके बराबर आ गई। इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब हम करते हैं थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो हमारे पास अब सेकंड क्या है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अच्छा, इससे पहले क्या करते हैं, जो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो हमने किया था इसकी एक एग्जाम्पल छोटी सी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए, कोई हमें प्रोपोर्शन मिला हुआ है 2, 3 एंड 4 रेशो 6। ठीक है, ये मैंने बुक से लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अगर हमने थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो इस पर लगाना है, इस पूरे प्रोपोर्शन पर अगर हमने लगाना है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, तो क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन 6 के। मतलब रेशो से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 और इक्वल में आ जाएगा 6 अपॉन 4। ठीक है ना, 3 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, 6 ऊपर गया, 4 नीचे आ गया। इसको वापस हम किस में लिख सकते हैं, रेशो में लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 3 रेशो 2 इक्वल हो जाएगा 6 रेशो 4 के। तो ये एग्जाम्पल हो गई, ये भी प्रूव हो गया कि ये हमारे पास पहले प्रोपोर्शन मिला हुआ था। इस पर हमने जब थ्योरम अप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में, इन्वर्टेंडो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में हमें क्या कहा गया है कि अगर आपके पास ये प्रोपोर्शन हो देन ये इसके बराबर लेकर आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम चेंज कर देंगे इसमें फ्रैक्शन में, अपॉन में, c अपॉन d आ जाएगा। अच्छा, एंड देन अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तो फ्रैक्शन में लिखने के बाद अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। a मल्टीप्लाई हो जाएगा d के साथ, ये तो ये हो जाएगा ad
और बी को क्रॉस में सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी सी। अब आपने यहाँ पर जो एक स्टेप लेना है वो आपने डिवाइड करवा देना है इन दो वैल्यूज के साथ। मतलब जो भी आपके पास प्रोपोर्शन मिलेगा क्वेश्चन में सी और डी वाला, तो आपने सी और डी वाली वैल्यू के साथ इस वाली वैल्यू को आपने डिवाइड करवा देना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय बी सी, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी एंड डी, बी सी नहीं सी एंड डी, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी ना इक्वल के बाद जो भी दो रेशो होंगे तो उन वाले दोनों रेशोज के साथ आपने डिवाइड करवा देना है दोनों तरफ ये वाली वैल्यूज को। मतलब हमने इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, ये एडी आ गया और ये आपका बीसी आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम किससे डिवाइड कर देंगे, सीडी के साथ, और सीडी हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे सी एंड डी और यहाँ पर भी हम लिख देंगे सी एंड डी। अब क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से डी से डी एक कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए अपॉन सी इक्वल में आ गया हमारे पास बी अपॉन डी, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में इसको वापस रेशो में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए रेशो सी इक्वल आ जाएगा बी रेशो डी के। तो देखें यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर ये इसके बराबर है तो देन प्रूफ करें, इसके बराबर लेकर आना है। तो देखें आ गया बराबर ए रेशो सी इक्वल है बी रेशो डी के, तो ए रेशो सी इक्वल बी रेशो डी के। अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल भी कर दें साथ के साथ कि मिसाल के तौर पर मिला हुआ है कि अगर आपके पास हो 2:5 इक्वल हो 6:15 के, देन आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए 2:6 इक्वल 5:15। अब इसको किस तरह करना है, अल्टरनेटो में। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले तो फ्रैक्शन में ले जाएंगे 2/5, ठीक है, ये आ जाएगा 6/15 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको हम नेक्स्ट इस तरह में लिख सकते हैं कि 2 × 15 और इक्वल में आ जाएगा 6 × 5। मतलब ये 2 15 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर आ गया और 5 6 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया। अब आपने इसको डिवाइड करवाना है सी और डी वाली वैल्यू, मतलब ये सी की और डी की जो वैल्यू है इन दोनों के साथ आपने डिवाइड करवा देना बोथ साइड, इधर भी इक्वल के और इक्वल के दूसरी तरफ भी। अब सी डी में क्या क्या आ रहा है, 6/15, मतलब ये सी की वैल्यू लिख दी और ये आपने डी की वैल्यू लिख दी, इधर भी आपने यही किया, सी और डी की वैल्यू को लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से 15 से 15 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा 2/6। 2/6 को हम इस तरह लिख सकते हैं और ये है 5/15, तो 5:15 लिख सकते हैं। तो देखें ये 2:6 इक्वल 5:15 क्या आ गया। अच्छा, अब एक इसका डायरेक्ट मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अल्टरनेटिव जब भी आएगा तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज में ये आ जाता है और ऑप्शन आपको मिले हुए कि अल्टरनेटिव कौन सी आपके पास थ्योरम होता है, तो आप प्रोपोर्शन में इस तरह देख के पहचान सकते हैं कि जो आपकी बी और सी वाली वैल्यू है ना, आप इसको चेंज कर दें, सी को यहाँ लेकर आ जाएं, बी को यहाँ लेकर आ जाएं, ये आपका थ्योरम ऑफ अल्टरनेटिव होगा। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एमसीक्यूज करना पड़े तब, लेकिन अगर सोल्यूशन मिलेगा तो जाहिर सी बात हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर और इन दोनों में क्या फर्क है, ए और डी तो सेम है ना, ए और डी सेम है, सिर्फ बी और सी वाली जो वैल्यू ये चेंज हुई है, सी यहाँ गया बी यहाँ पर आ गया सी यहाँ पर बी वहाँ पर गया, ठीक है। हम नंबर पर बात करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिली हुई थी कि 2:5 इक्वल 6:15 के, देन ये लेकर आना है। तो अब देखो क्या हुआ, 2 और 15 तो अपनी जगह पर हैं, क्या किस किस ने जगह चेंज की, 5 और 6 ने, 6 पहले आ गया इक्वल के 5 बाद में चला गया। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कौन सा थ्योरम करेंगे, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अच्छा, अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास एक प्रोपोर्शन हो A/B इक्वल है C/D के, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो आपके पास फर्स्ट ये भी आना चाहिए और सेकंड इसके बराबर भी आना चाहिए। मतलब इसकी मदद से हमने ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। होगा किस तरीके से कि आपके पास है A/B, ये वाली वैल्यू ना A/B है, आप इसको चेंज कर सकते हैं A/B में, ठीक है, इक्वल, उसके बाद आपके पास है C/D, तो C/D को हम लिख सकते हैं C/D। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो के अंदर आपने एडिंग 1 टू बोथ साइड कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, एडिंग क्या ऐड करना है, 1, ये जो नंबर 1 है आपने ये बोथ साइड क्या करना, ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है A/B +1 कर देंगे, इक्वल के बाद हमारे पास है C/D, यहाँ पर भी हम +1 कर देंगे। मतलब ये जो हमारे पास एक कंडीशन थी A/B इक्वल C/D वाली, इसमें हमने 1 प्लस कर दिया बोथ साइड, इक्वल से पहले भी और इक्वल के बाद भी। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, B तो नीचे रहेगा और A भी सेम रहेगा। अब यहाँ पर 1 है तो B1 B आ जाएगा, इक्वल एलसीएम लेना तो आप लोगों को बेटा आता होगा, नीचे D रहेगा क्योंकि D अकेला है और C का C आ जाएगा प्लस D1 D इस तरीके से। तो ये आपके पास आ गया एलसीएम लेने के बाद, +1 किया एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आ गई। ये फ्रैक्शन में इसको आप चेंज कर दें किसमें, रेशोज में, तो ये इस तरीके से आ जाएगा A+B, अपॉन की जगह क्या लगा सकते हैं हम, रेशो, और यहाँ पर आ गया B, ठीक है। इक्वल के बाद क्या है आपके पास C+D और अपॉन की जगह हम लगा देंगे रेशो और ये आ गया D। तो देखें फर्स्ट कंडीशन हमारी बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, A+B रेशो B इक्वल C+D रेशो D।
तो ये आपकी फर्स्ट जो कंडीशन थी थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो की, ये हमने प्रूफ कर दी। सेकंड हमें क्या कहता है, आपके पास यही वैल्यू मिली हुई है तो ये भी बराबर लेकर आनी है। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम लगा देना है। क्या करना है, बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्टेंडो में हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल लेते हैं। क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। यहां लिख देता हूं बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। ठीक है, इन्वर्टेंडो में क्या हुआ, ये हो जाएगा b अपॉन ए और ये हो जाएगा d अपॉन सी। मतलब रेसिप्रोकल लेते हैं इन्वर्टेंडो में तो ये वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, जो कि हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा ना इन्वर्टेंडो, वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो a अपॉन बी हो गया b अपॉन ए और c अपॉन डी हमारा हो गया है d अपॉन सी। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बोथ साइड 1, b अपॉन ए प्लस 1 इक्वल d अपॉन सी प्लस 1। यहाँ पर हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने जो वैल्यू थी उसी में हमने प्लस 1 कर दिया था। लेकिन इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो ये आपने लिखा a अपॉन बी सी अपॉन डी, कहाँ से, जो हमें गिवन एक प्रोपोर्शन मिला हुआ था। एंड देन हमने क्या किया, उससे हमने रेसिप्रोकल ले लिया, इस पूरे का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी उलट हो गई। अब हम दोनों में प्लस 1 कर देंगे। तो अब एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a सेम नीचे रहेगा, b प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं तो हमारे पास c नीचे रहेगा और d प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस इसका हम लेंगे बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। ये वैल्यू लाने के लिए देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ ना, b प्लस ए रेशो ए आएगा, लेकिन यहाँ पर a रेशो ए प्लस बी, तो एक दफा फिर हमें बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, इन्वर्टेंडो थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा, ये वापस रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इसका, तो ये a ऊपर चला जाएगा और b प्लस ए लिखो या a प्लस बी लिखो। जब प्लस में होती हैं तो हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, b प्लस ए या a प्लस बी। मैंने a प्लस बी लिखा क्योंकि इंग्लिश में पहले a आता है तो इसलिए मैंने अरेंज कर दिया। यहाँ पर है c अपॉन में है तो c ऊपर चला जाएगा और d प्लस सी है तो ये नीचे आ जाएगा। d प्लस सी या c प्लस डी एक ही बात होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको किस में चेंज कर देंगे बेटा, इसको हम चेंज कर देंगे रेशोज में। तो रेशोज में चेंज करने लगे हैं इसे, तो क्या लिखेंगे, a रेशो, रेशो क्यों आया, अपॉन था, a प्लस बी। ठीक है, इक्वल c रेशो c प्लस डी। अब ये हमारे पास आ गई है वैल्यू, तो देखें ये इसके बराबर है या नहीं है, a रेशो a प्लस बी इक्वल c रेशो c प्लस डी। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। अब हम करते हैं थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। तो थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में हमने क्या करना है, सेम वही अप्लाई करना है जो हमने थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो में अभी कर चुके हैं। उसमें हमने प्लस 1 किया था, यहाँ पर हम माइनस 1 करेंगे। किस तरीके से हमें ये एक प्रोपोर्शन मिला हुआ है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं a अपॉन बी में और यहाँ से ये आ जाएगा c अपॉन डी में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है माइनस करवाना, 1 टू बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये हमारे पास है a अपॉन बी माइनस का 1 इक्वल c अपॉन डी माइनस का 1। मतलब बोथ साइड हमने माइनस 1 करवाना है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में। और थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे 1, प्लस कर रहे थे 1 को, और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में हमने माइनस 1 करना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी अपॉन बी। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, चेंज फ्रैक्शन से रेशो में। a माइनस बी रेशो b इक्वल है c माइनस डी रेशो d। चेक करते हैं आया, बराबर आया या नहीं, a माइनस बी रेशो b इक्वल c माइनस डी रेशो d। ठीक है, प्रूव हो गया। अब यहाँ करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन, जो कि हमें क्या करना होता है, a अपॉन बी है और c अपॉन डी है। रेसिप्रोकल लेंगे बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। याद आया क्या किया था हमने, बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम लिया था। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, b अपॉन ए हो जाएगा और ये हो जाएगा d अपॉन सी। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर बोथ साइड माइनस 1, b माइनस ए माइनस 1, नो b माइनस नहीं, b अपॉन ए माइनस 1 इक्वल d अपॉन सी माइनस 1। ठीक है, दोनों तरफ हमने माइनस 1 कर दिया, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के बाद। अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए अपॉन ए और यहाँ पर आ जाएगा d माइनस सी अपॉन सी। अब हमने अगेन एक दफा इसका बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम लेना है, क्योंकि हमने एक दफा अप्लाई किया है रेसिप्रोकल में। अब इसको वापस चेंज कर देंगे उसी कंडीशन में जिसमें था। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास a अपॉन बी माइनस ए। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि सही तरीके से आप लोगों को दिखे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा और d, a नहीं है, ये a नहीं है, ये क्या है, c है, क्योंकि d अपॉन c था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, c। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, d माइनस सी अपॉन c है ये ना, मैंने a लिख दिया था, तो ये c है।
तो जब ये सी ऊपर जाएगा इन्वर्टेड थ्योरम के साथ तो सी यहाँ पर लिखा जाएगा और अपन में क्या जाएगा डी माइनस सी। अब अगर हम इसे चेंज कर देंगे किसमें, रेशोज में, तो कैसे लिखा जाएगा ए रेशो बी माइनस ए इक्वल सी रेशो डी माइनस सी। अब हम इसको चेक करते हैं कि आया ये बराबर आया या नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको चेक कर रहे थे कि ये ए रेशो बी माइनस ए है और सी रेशो डी माइनस सी है, लेकिन यहाँ पर जो बुक में हमें कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हो रही। तो लेकिन बुक के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इसी तरीके से आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बुक में मिस्टेक है, यहाँ पर बुक में क्या है मिस्टेक है एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बी माइनस ए, क्या जाएगा बी माइनस ए और यहाँ पर आ जाएगा डी माइनस सी। तो ये आप सब अपनी अपनी बुक्स में इसको ठीक कर लीजिएगा। अब हम करते हैं एक और थ्योरम। देखिए हमने 4 थ्योरम कर लिया ना, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। अब हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन है हमारे पास थ्योरम की, थ्योरम नंबर 5 है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो को मिलाकर एक थ्योरम बनाया गया है। अब मैं वो बताता हूँ आपको। अच्छा, अब हमारे पास है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और 18.4 में तकरीबन यही वाला थ्योरम जो यूज होगा। ठीक है, इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो इतने यूज नहीं होंगे जितना ये यूज होगा बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर देखें अगर आपके पास इस तरीके से प्रोपोर्शन मिला हुआ हो, ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी में, या ए बी सी डी की जगह कोई सी भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो ये अगर आपके पास इस तरीके से आएगा तो इसकी फर्स्ट आपके पास थ्योरम ये है और सेकंड आपकी कंडीशन ये है, मतलब ये आपके प्रूव हैं, दोनों साइड्स बराबर हैं। लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके जरिए से हम इसको प्रूव कर देंगे जो हमें एग्जाम्पल में वैल्यूज दी जाएंगी। अच्छा, इसको हम लिखने का एक और तरीका भी कर सकते हैं। देखिए ये ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी है, तो आपने क्या करना है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी और अपॉन में आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल में है सी प्लस डी और सी माइनस डी। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ए अपॉन बी इक्वल में सी अपॉन डी, यही वैल्यू होती है। इसको हमने चेंज कर दिया अपॉन बी और सी अपॉन डी में। अब लिखने का तरीका क्या है, आपके पास 2 कंडीशन है, एक दफ़ा आपके पास प्लस वाली पहले है माइनस वाली बाद में है, और सेकंड में माइनस पहले है प्लस वाली बाद में है, मतलब ये आपके पास फर्स्ट है, और सेकंड में आपके पास क्या है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है, और यहाँ पर सी माइनस डी अपॉन में सी प्लस डी है। लेकिन इसमें क्या है, आपका प्लस वाली वैल्यू ऊपर माइनस वाली नीचे, और यहाँ पर माइनस वाली ऊपर प्लस वाली नीचे। तो आपके पास सबसे पहले तो ये गिवन था ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, जैसा कि ये रही एक आपके पास प्रोपोर्शन। तो इसको हम लिखेंगे किसे किसे, जो आपके पास ये वाली वैल्यूज होंगी ना, दोनों वैल्यूज इक्वल से पहले वाली जो 2 वैल्यूज होंगी, आप उन दोनों वैल्यूज को एक दफा किस में लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे। ठीक है, फिर अपॉन लगाने के बाद वापस उन्हीं 2 वैल्यूज को आपने उसके नीचे माइनस में लिख देना है। आगे बात समझ में, इन दोनों वैल्यूज को पहले हमने किस में लिखना है, प्लस में, फिर वापस इन दोनों वैल्यूज को हमने किस में लिखना है, माइनस में, इक्वल। अब ये जो 2 वैल्यूज हैं इसका भी हम इसी तरीके से करेंगे, इन दोनों को ऊपर लिख देंगे प्लस में और इन दोनों को नीचे लिख देंगे हम माइनस में। जो ऊपर है वो पहले आएगी, ठीक है, और जो नीचे है वो बाद में लिखी जाएगी। ये आपका हो गया थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा और प्लस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो आपकी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। लेकिन अब हमें एक एग्जाम्पल मिली हुई है बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 46 पर, कि अगर आपके पास एक प्रोपोर्शन मिल जाए m रेशो n इक्वल हो p रेशो q के, ठीक है, तो आपने ये शो करना है या आपने प्रूव करना है कि आपकी इसकी मदद से ये वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू क्या बन जाएगी, 3m माइनस का 2n रेशो, ये यहाँ पर पूरी नहीं आएगी तो इसको हम यहाँ से कट करके नीचे लिख देते हैं ताकि पूरा आ जाए। क्या है, 3m माइनस का 2n, ठीक है, रेशो, और क्या है आपके पास 3m प्लस 2n, 3m प्लस 2n इक्वल में क्या है हमारे पास 3p माइनस का 2q रेशो 3p प्लस का 2q। मतलब अब हमारे पास जस्ट ये वैल्यू मिली हुई है, इसकी मदद से हमने ये प्रूफ करना है कि ये पूरी वैल्यू आ जाए। अब इतनी बड़ी वैल्यू जस्ट इतनी सी 4 वैल्यूज के जरिए किस तरीके से आएंगी, तो इसको थोड़ा सा मेहनत करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये अगर आपने समझ लिया ना तो 18.4 इंशाल्लाह पूरी आ जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम चेंज कर देंगे किस में, m अपॉन n में, इक्वल के बाद किस में कर देंगे, p अपॉन q में। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपने देखना है कि यहाँ पर m के साथ कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है 3 और n के साथ आ रहा है 2, ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 ऊपर और नीचे आ रहा है 2। और पी क्यू में देखें तो p के साथ 3 है और q के साथ 2 है, मतलब ऊपर 3 और नीचे 2। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स 2/3, यानी 3 अपॉन 2,
3/2 के साथ आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। दोनों तरफ क्या करवा देना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/2। क्योंकि हमने चेक किया m के साथ 3 आ रहा है और n के साथ 2 आ रहा है। बोथ साइड का मतलब इक्वल के दोनों तरफ, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 3/2 के साथ। इधर भी लिखते हैं 3/2 इक्वल, यहाँ पर आपके पास है p/q, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3/2 के साथ। ठीक है, अब ये 3/2 कहाँ से आएगा, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। हर सवाल के अंदर हम कोफिशिएंट को चेक करेंगे कि ऊपर वाले कोफिशिएंट के ऊपर वाले वेरिएबल के साथ कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसके साथ कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है। यहाँ से अंडरस्टूड बात है, हमने देखा कि m के साथ 3 है और n के साथ 2 है, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे 2 करवा दिया, तो इक्वल के दूसरी तरफ भी हमने सेम वही मेथड अप्लाई किया है। तो क्या हो जाएगा, 3m का 3m अपॉन में 2n द 2n इक्वल में 3p द 3p और 2q द 2q। ये आपके पास आ गया ABCD। मतलब ये वाली वैल्यू इसको देखें, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आ जाए जी, कहाँ, ये रही आ गई। इस तरीके से है कि आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, A/B इक्वल C/D। तो ये भी कौन सी फॉर्म है, A/B इक्वल C/D। ठीक है, ये पूरा आपका क्या माना जाएगा, A, ये आपका पूरी वैल्यू क्या मानी जाएगी, B, और ये आपकी C और ये आपकी D। ठीक है, यहीं पर समझ लें एक ही बार में कि लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर ये A/B होता है और राइट हैंड साइड पर C/D होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि A/B इक्वल C/D जो हमारे पास है, आपने इन दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में लिखना है, और इन दोनों वैल्यूज को आपने ऊपर प्लस में लिखना है, नीचे माइनस में लिखना है। उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी कि अगर आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे इस पूरी वैल्यू पर, अगर आप थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा, जैसा कि इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, कि अगर हम देखें ना, ये दोनों वैल्यूज को आप एक दफा ऊपर माइनस में लिख दें और नीचे प्लस में लिख दें। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को एक दफा आप ऊपर माइनस में लिख दें और नीचे प्लस में लिख दें। ये आपका होता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को हम एक दफा क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों को A/B को, जैसे कि ये A/B था, ये भी A/B है, इन दोनों वैल्यूज को एक दफा हम किस में लिखेंगे, प्लस में। हमने यहाँ पर लिखा इसको 3m प्लस का 2n। अब वापस इन्हीं दो वैल्यूज को हमने अपॉन में किस में लिखना है, माइनस में, 3m माइनस का 2n इक्वल के बाद C/D, मतलब ये दो वैल्यूज, इन दोनों को आपने प्लस में लिखना है ऊपर 3p प्लस 2q, एंड देन वापस इन दोनों वैल्यूज को आपने नीचे लिखना है माइनस में, 3p माइनस का 2q। ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल लेने से ये आपकी चेंज हो जाएगी वैल्यूज, इस तरह चेंज हो जाएंगी कि आपने थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई करना है। तो ये 3m माइनस 2n ऊपर चला गया और 3m प्लस का 2n नीचे आ गया। ठीक है, और ये 3p माइनस का 2q गया ऊपर और 3p प्लस का 2q कहाँ पर आ गया, नीचे। अच्छा, ये हमने क्या किया, इन दोनों को पहले प्लस में लिखा, ऊपर माइनस में नीचे लिखा, फिर चेंज किया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम पहले ऊपर माइनस में भी लिख सकते थे और नीचे प्लस में लिख सकते थे। तो आप देखें, ये वाली वैल्यू इसके बराबर लेकर आनी थी, आ गई। मतलब ये हमें प्रोपोर्शन मिला हुआ था ना कि इसकी मदद से आप ये प्रूव करके दिखाएं, तो ये हमने कर दिया। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, किसमें, रेशियो में चेंज कर सकते हैं। आगे नहीं कर लेते हैं, 3m माइनस 2n ऊपर वाली वैल्यू हमने लिखी, 3m माइनस का 2n। ये जो अपॉन है, अपॉन की जगह क्या लगा सकते हैं हम, रेशियो लगा दिया। फिर रेशियो लगाने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू वो लिख देंगे 3m प्लस का 2n। ठीक है, इक्वल ऊपर वाली वैल्यू लिख दी हमने 3p माइनस का 2q, फिर रेशियो लगा दिया अपॉन की जगह पर, यहाँ पर आ गया 3p प्लस का 2q। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने देखा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई, 3m माइनस 2n 3m माइनस 2n, रेशियो में 3m प्लस 2n 3m प्लस 2n इक्वल 3p माइनस 2q और 3q प्लस 3p प्लस 2q 3p प्लस 2q। ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, ये था थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है सिर्फ थ्योरम्स को समझने में। अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है इफ x रेशियो y इक्वल है z रेशियो w के, देन प्रूव दैट। हमने क्या प्रूव करना है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y इक्वल होगा 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w के। तो देखें, ये कंडीशन हमें ये प्रोपोर्शन मिला हुआ था, ये हमने यहाँ पर उतार लिया, x रेशियो y इक्वल z रेशियो w, और इसको हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, x अपॉन y इक्वल है z अपॉन w के। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 4 और y के साथ आ रहा है 3, मतलब ऊपर 4 और नीचे 3। इधर देखते हैं तो z के साथ 4 है, w के साथ 3 है, तो z के साथ 4 ऊपर, w के साथ नीचे 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कौन कौन से हैं, 4 और 3, मतलब 4/3। ये हमने खुद सोचना है, 4/3 हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है।
तो अगर हम इस तरफ और इस तरफ 4/3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, चलिए एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट से हम डायरेक्ट कर देंगे। 4/3 बोथ साइड हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x और ये कितना हो जाएगा 3y। यहाँ चलते हैं तो ये हो जाएगा 4z अपॉन में आ जाएगा 3w। अच्छा, ये हमें पास कंडीशन आ गई। हमने ये कहाँ से ली, इसकी मदद से हमने ये बनाया। अब हमने क्या करना है, कोई एक थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद ये वैल्यू ये बन जानी चाहिए। अच्छा, इस वैल्यू को देखने से ही पता चलता है कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो चलेगा। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपको पता है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब प्लस वाली वैल्यू ऊपर आएगी और नीचे आएगी माइनस वाली वैल्यू, यहाँ तक आपको कैसे दिखेगा, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ लिया था हमने कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो हमारे पास है, उसके अंदर ये कंडीशन मिली हुई थी। ठीक है, आपके पास पहले प्लस है बाद में माइनस है, फिर सेकंड कंडीशन में पहले माइनस है बाद में प्लस है, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। तो मतलब देखें, अगर आपके पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की कंडीशन नंबर 1 आएगी, 1 कंडीशन में क्या है कि प्लस वाली वैल्यू आपके ऊपर है, माइनस वाली नीचे है। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी सेकंड कंडीशन क्या है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की, कि माइनस वाली वैल्यू ऊपर है और प्लस वाली नीचे है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट ये देख के खुद फैसला कर सकते हैं कि हमने कौन सा लगाना है, कंडीशन 1 या कंडीशन 2। अब अगर जैसा कि पहले सवाल में हम देखते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास प्लस वाली वैल्यू ऊपर है, माइनस वाली नीचे है, तो थ्योरम नंबर 5 मतलब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की कंडीशन नंबर 1 लगेगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम की आगे कंडीशन कौन सी है, 1 है। 1 कंडीशन क्या कहती है कि ऊपर प्लस की वैल्यूज हैं और नीचे माइनस की हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, a/b है इक्वल है c/d। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये a होगा, ये b कहलाता है, और ये c है और ये d है। तो मतलब इन दोनों वैल्यूज को आपने प्लस में लिखना है ऊपर। यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस में लिखेंगे। क्या क्या हमारे पास 4x और 3y, 4x प्लस का 3y, इन दोनों को प्लस में लिखा। अब वापस इन दोनों वैल्यूज को हमने अपॉन में लिखना है माइनस में, डिनोमिनेटर में माइनस में लिखेंगे। 4x माइनस का 3y इक्वल का इक्वल, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या कहता है, जब इस साइड वाली वैल्यूज होंगी इन दोनों को भी आपने ऊपर प्लस में लिखना है, 4z प्लस का 3w, और अपॉन में आपने इनको किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो देखें, कंडीशन चेक करें तो ये इसके बराबर आया, नहीं आया। 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y आ गया, और इक्वल के बाद है 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा पहले सवाल के पहले पार्ट का आंसर आ गया, हमने प्रूव कर दिया, दोनों साइडें बराबर हैं। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका पार्ट 2 है 5x माइनस 3y अपॉन 5x प्लस 3y इक्वल है 5z माइनस 3w अपॉन 5z प्लस 3w। हमें कंडीशन क्या मिली हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, कि आपके पास वैल्यू है x रेशो y है इक्वल z रेशो w। इसकी मदद से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, x अपॉन y इक्वल है हमारे पास z अपॉन w। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब हमने देखना है कि इन दोनों के साथ कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x के साथ 5 आ रहा है और y के साथ 3 आ रहा है, मतलब 5 ऊपर और नीचे 3। यहाँ पर z के साथ 5 है और w के साथ 3 है, तो मतलब 5 ऊपर और नीचे 3, मतलब बोथ साइड हम क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3। ठीक है, इक्वल के बाद क्या है, z अपॉन w मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बोथ साइड्स बाय 5 अपॉन 3। दोनों तरफ क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 5 अपॉन 3 से लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें 5x का 5x और 3y का 3y इक्वल में आ गया हमारे पास 5z अपॉन 3w। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा थ्योरम लगेगा। ठीक है, थ्योरम कौन सा लगेगा। तो देखिए, हमने लिखा बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या था कि हम माइनस वाली वैल्यूज ऊपर आती हैं और प्लस वाली नीचे आती हैं। तो हमें सवाल में देख के पता चला कि माइनस वाली वैल्यूज ऊपर हैं और प्लस वाली नीचे हैं, तो मतलब कंडीशन 2 लगेगी। अब यहाँ पर जो a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी है, मतलब इन दोनों वैल्यूज को आपने एक दफा किस में लिखना है, ऊपर माइनस में लिखना है, क्योंकि कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 में ऊपर हम इन दोनों को माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 5x माइनस का 3y, मतलब इन दोनों वैल्यूज को माइनस में लिखा। अब वापस इन्हीं दो वैल्यूज को हम प्लस में लिख देंगे, 5x प्लस 3y इक्वल में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 5z और 3w है, इन दोनों को हम पहले लिखेंगे माइनस में, 5z माइनस का 3w अपॉन में है 5z प्लस का 3w, मतलब एक दफा इन दोनों को माइनस में लिखा और नीचे हमने अपॉन में एक दफा डिनोमिनेटर में प्लस में लिखा कंडीशन 2 के जरिए। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये उसके बराबर आया या नहीं आया। 5x माइनस 3y अपॉन 5x प्लस 3y आ गया। यहाँ से भी 5z माइनस 3w और 5z प्लस 3w।
ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट 3 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल है जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब अपॉन जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। हमारे पास कंडीशन क्या मिली हुई होती है? कंडीशन हमारे पास होती है कि आपके पास है एक्स रेशो वाई इक्वल है जेड रेशो डब्ल्यू के। ये कंडीशन कहाँ है? ये क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है हमें। अच्छा, इसको अब हम चेंज कर सकते हैं एक्स अपॉन वाई इक्वल जेड अपॉन डब्ल्यू में। ठीक है, अब क्या करते थे हम यहाँ पे कोफिशिएंट चेक करते थे कि इसका कौन सा कोफिशिएंट है, 5 है, 3 है, 2 है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे थे। यहाँ पर कंडीशन चेंज है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें कि पावर्स को देखना पड़ेगा। पावर 3 आ रही है सब पर, इसका मतलब है हम दोनों तरफ क्यूब ले सकते हैं, तो कंडीशन बनने जैसी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहाँ पर करें, यहीं पर लिख देते हैं एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब इक्वल में आ जाएगा जेड अपॉन डब्ल्यू का होल क्यूब। क्या किया है हमने? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया। तो क्यूब लेने से क्या हो गया हमारे पास, ये एक्स क्यूब आ गया और ये आ गया वाई क्यूब इक्वल ये आ गया हमारे पास जेड क्यूब और ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू क्यूब। अब कंडीशन कौन सी लगेगी? यहाँ पर कंडीशन ऊपर प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, कौन सा थ्योरम लगेगा? कंडीशन नंबर 1 लग जाएगी। कंडीशन नंबर 1 लगाने से क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ पर क्या करें, इसको यहीं पर ही लिख देते हैं। ठीक है, इसके आगे ही मैं लिख रहा हूँ, नीचे पेज खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने ये लिखने के बाद ये पूरी एक लाइन लिखनी है बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम कंडीशन 1, और देन उसके नीचे आपने लिखना है। ठीक है, लेकिन ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज को आपने एक दफा प्लस में लिखना है, इन दोनों वैल्यूज को एक दफा आपने प्लस में लिखना है, और अपॉन में आपने इन्हीं दो वैल्यूज को एक दफा माइनस में लिखना है। ठीक है, इक्वल के बाद वापस इन दोनों वैल्यूज को आपने ऊपर लिखना है प्लस में, और इन दोनों को आपने एक दफा किस में लिखना है, माइनस में, थ्योरम की मदद से। अब देखें, ये जो हमारा जवाब आया है और जो हमें यहाँ पर सवाल में दिया गया था, दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 मिला हुआ है 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल 3z प्लस 2w अपॉन 3z माइनस 2w। कंडीशन हमें क्या मिली हुई है कि x रेशो y है इक्वल z रेशो w के। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे x अपॉन y इक्वल z अपॉन w के। अब बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे ये इस जैसा हो जाए। x के साथ 3 है कोफिशिएंट, y के साथ 2 है, मतलब 3 अपॉन 2 करवा सकते हैं बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 अपॉन 2। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट पार्ट में भी 3 अपॉन 2 हुआ था, यानी जो भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों के साथ 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पर दोनों के साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें 3 अपॉन 2, तो मतलब ये हो जाएगा 3x अपॉन 2y। ठीक है, इस वैल्यू के साथ जब 3 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x अपॉन 2y हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 3z अपॉन 2w। ठीक है, अब बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम नंबर 1 लगाएंगे, क्योंकि ऊपर प्लस वाली वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम नहीं, कंडीशन नंबर 1 इसकी। ठीक है, कंडीशन 1 में क्या करते हैं हम, इन दोनों वैल्यूज को ऊपर लिखते हैं प्लस में, ऊपर किस में लिखेंगे इन्हें हम, प्लस में 3x प्लस 2y। वापिस इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम एक दफा लिखेंगे माइनस में, डिनोमिनेटर में 3x माइनस का 2y इक्वल के बाद जो c अपॉन d वाली वैल्यू होती है इसे हमने ऊपर लिखना है किसमें, प्लस में 3z प्लस का 2w, और इन्हीं दोनों वैल्यूज को एक दफा हमने अपॉन में लिखना है माइनस में 3z माइनस का 2w। तो ये देखें, ये वाले सवाल के जो वैल्यूज थी इसके बराबर आ गई 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका पार्ट 5 है 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w अपॉन, और सेम वैल्यू माइनस के साथ, ये वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस के साथ, और ये पूरी आपका पार्ट 5 आ गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कंडीशन तो होती है, ये कंडीशन क्या होती है, x बिल्कुल पेन यूज करते हैं, x रेशो y इक्वल होता है z रेशो w के। तो इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, x अपॉन y इक्वल z अपॉन w में। ठीक है, अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास फेलोज के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, हमने पहले थ्योरम्स को पढ़ा, उसमें हमें तकरीबन कोई आधा घंटा लग गया। ठीक है, थ्योरम्स को अच्छी तरीके से समझ लिया, एंड देन अब हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो देखें कितनी इजीली हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, जस्ट हमने क्या करना है, वीडियोस को चेक करना है और कंपोनेंट और डिविडेंडो के जरिए से हमने उसका अप्लाई कर देना है, कंडीशन नंबर 1 या 2। लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल है ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन ये भी
बहुत आसान है, जल्दी से हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन में मिली हुई है एंड देन हमने इसको चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। अब हम चेक करेंगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, x के साथ 2 y के साथ 3, x के साथ 2 y के साथ 3। यहाँ पर चलते हैं तो z के साथ 2 w के साथ 3, z के साथ 2 w के साथ 3, मतलब 2/3 हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड। क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/3। किससे, 2/3 से। ये हमने चेक कर लिया। अब ये जो वैल्यू है ना, इन दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ 2/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर 2/3 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 2x/3y हो जाएगा। और जब 2/3 को इस साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2z/3w। ठीक है, मतलब जो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वैल्यू वो हम किस में करवाते हैं, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है उसके अंदर। तो मल्टीप्लाई करवाने से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ऊपर हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है और नीचे हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है। तो ऊपर प्लस वाली है तो कंडीशन नंबर 1 हमारी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ हमने लिखा बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम कंडीशन नंबर 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को हम ऊपर लिखेंगे प्लस में, ऊपर लिखेंगे इन्हें दोनों को प्लस में 2x + 3y, और अब इन दोनों को लिखे हम अपॉन में माइनस में 2x - 3y। इक्वल के बाद इन दोनों वैल्यूज को हमने ऊपर लिखा प्लस में 2z + 3w। अब इस इन दोनों को माइनस में लिखा 2z - 3w। ठीक है, अब ये बात तो यहाँ तक तो हम पिछले 4 पार्ट्स में भी करते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतनी बड़ी वैल्यू किस तरीके से आएगी। तो अगर हम वापस अगेन इसका बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लें तो ये कंडीशन बन सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, कि 2x + 3y, और इन दोनों वैल्यूज को एक दफा अगर हम प्लस में लिखते हैं, इन दोनों वैल्यूज को अगर प्लस में लिखें तो 2x + 3y, फिर प्लस के साथ 2x - 3y ऊपर ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेंज है 2z + 3w आ रहा है। तो क्या करें, अब हम ये वाली वैल्यू आ रही है ना, देखें इसके साथ हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, लेकिन कौन से नहीं चाहिए ये। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशन चेंज की है, किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2x + 3y अपॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 2z - 3w। ये वाली वैल्यू मैंने सेम लिखी और यहाँ से नीचे वाली वैल्यू मैंने सेम लिखी। क्रॉस में मैं इंटरचेंज किसे कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू को मैं वहां लेकर जा रहा हूँ और वो वाली वैल्यू को मैं वापस यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसा करते हैं। अब ये 2x - 3y कहाँ जाएगा, वहां पर 2x - 3y डिवाइड में था, इसको मैं मल्टीप्लाई में वहां लेकर चला गया। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास थी 2z + 3w, इसको हम लेकर आगे वापस नीचे इसकी जगह पर 2z + 3w। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि हमने कंडीशन ये वाली लेकर आनी है। तो वैसे तो कंडीशन नहीं आ रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह आ जाएगी। अब वापस हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम 1 अगेन हम ले रहे हैं। ठीक है ना, अगेन हम ले रहे हैं वापस थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो जब ये कंडीशन हमारे पास बन गई, उसके बाद हमने अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम कंडीशन नंबर 1 ली है। मतलब कंडीशन नंबर 1 में क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की, कि आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस में लिखना होता है ऊपर, और नीचे लिखना होता है माइनस में। तो मतलब ये आपकी पूरी वैल्यू, ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू a कहलाएगी और नीचे वाली पूरी वैल्यू आपकी b कहलाएगी। मतलब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों को हमने प्लस में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम इसे 1 2 3 4 5 आ जाएगा इन लाइनों में। देखें तो यहाँ पर हमने इसको लिखा है 2x + 3y, मतलब ये जो ऊपर वाला हमारा नोमिनेटर था वो लिखा। अब दरम्यान में देंगे प्लस का साइन, अब लिखेंगे डिनोमिनेटर को, ये लिखते हुए आ रहे हैं ना हम 2z + 3w। देखें क्या हुआ कि ये a/b है मिसाल के तौर पे। तो इन दोनों वैल्यूज को हमने ऊपर लिखा प्लस में, ये पूरी वैल्यू प्लस लगा के फिर ये वाली वैल्यू, और इन दोनों को अब हमने किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो क्या है ऊपर 2x + 3y, 2x + 3y। अब किस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे 2z + 3w। ठीक है, इक्वल के बाद क्या होगा, वापस इन दोनों वैल्यूज को हमने ऊपर प्लस में लिखना है। क्या है हमारे पास 2x - 3y। ठीक है, 2x - 3y प्लस का साइन लगा देंगे और वापस नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे 2z - 3w। ठीक है, अब वापस इन दोनों वैल्यूज को ही हमने डिनोमिनेटर में अपॉन में लिखना है माइनस में 2x - 3y। ये वाली वैल्यू हमने ये उतारी 2x - 3y। अब साइन कौन सा यूज होगा, माइनस का। अब ये जो डिनोमिनेटर में था ये उतार देंगे यहाँ पर 2z - 3w। ठीक है, अब बस हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो हमारा इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। तो अब किस तरीके से होगा, 2x + 3y। ठीक है, प्लस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वैल्यूज की साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 2x + 3y
अच्छा, माइनस प्लस माइनस होता है, 2z ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो 3w भी ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस के थे, बाहर माइनस होने की वजह से ये दोनों वैल्यूज अब माइनस की हो गई। इक्वल में हमारे पास क्या है यहाँ पर ऊपर 2x माइनस का 3y। अब बाहर प्लस है, प्लस के साथ साइन चेंज नहीं होती हैं तो ये हम एज इट इज सेम उतार देंगे, 2z माइनस का 3w अपॉन में हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू 2x माइनस का 3y, क्योंकि इसके बाहर प्लस था, यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया। अब ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2z माइनस माइनस प्लस वापस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3w। ठीक है, मतलब माइनस के होने की वजह से साइन चेंज होती हैं, तो माइनस प्लस माइनस 2z बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस 3w बाहर आ गया। अब आप अपनी बुक में देखें, ये वाला पार्ट 5 देखें, ये वैल्यू हमारी सेम आ गई है, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, और अपोन में हमारे पास आ गया है 2x प्लस 3y माइनस का 2z माइनस का 3w। इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है बुक में हमारे पास, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w और 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3। मतलब ये हमारा बिल्कुल सेम आंसर आ गया है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, डिविडेंडो और दोनों को मिलाकर भी पढ़ा बाय यूजिंग, जैसे हमने पढ़ा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इसकी दो कंडीशन थी 1 एंड 2। 1 में क्या था, ऊपर प्लस वाली वैल्यूज आती हैं, और 2 में क्या था, नीचे ऊपर माइनस वाली वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ और अपनी क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।